एसएससी मेरे बस की बात नहीं है, एसएससी में मेरा होना नहीं है कुछ भी। 2014 में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2019 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहा जिसमें मेरे को सिलेक्शन मिला। इंग्लिश में मेरे को काफी दिक्कत हुई क्योंकि मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा शुरू से। मतलब इंग्लिश ने तो मेरे को खून के आंसू रुला दिए। अगर मुझसे ये कोई पूछ लेता है कि क्या चल रहा है लोकेश, तो मेरे 2 दिन खराब हो जाते थे। स्ट्रेस इतना बढ़ गया था वहां तक कि मेरे को एडमिट कराना पड़ा था। इतना मेंटली स्ट्रेस, बाल भी सारे उड़ गए थे और काफी स्ट्रेस देखा। 10 सवाल डेली लगा रहे हो, 20 सवाल की मैथ अच्छी नहीं है। भाई मैथ अच्छी होगी भी नहीं। आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, एक दिन में मैंने 300 साढ़े 300 सवाल लगा रखे। ऐसी क्या आपकी गलतियां रही बड़ी बड़ी जो आपने अपनी तैयारी के दौरान करी? सबसे बड़ी गलती मैथ में आपके 200 में से 200 नंबर आए। हाँ, मैथ तो आपका तगड़ा। वो ये जर्नी में मेरा सबसे अच्छा बस पॉइंट यही है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ लोकेश कुमार हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं कहूंगा कि अब तक जितनी वीडियो हुई है उनमें सबसे बेस्ट ये वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि एक एस्पिरेंट किस तरीके से स्ट्रगल करता है अपनी तैयारी के दौरान, कैसे कैसे उसके फेज आते हैं, जब प्री हो जाता है, मेंस नहीं होता, जब मेंस 2 नंबर से रह जाता है और फाइनल सिलेक्शन 1 नंबर से चूक जाते हैं, ऐसे ऐसे स्टेज आती हैं। उस समय कैसे एस्पिरेंट्स अपने आप को संभालते हैं, किस तरीके से मोटिवेट होकर अगली साल फिर से तैयारी करते हैं। तो लोकेश कुमार ने 8 साल लगातार तैयारी करी एसएससी सीजीएल की, तब जाके इनको सफलता मिली है। तो लोकेश भाई बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कि मैं अपनी जो स्ट्रगल जर्नी है, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि 8 साल लगे, 8 साल एक्चुअली लगे 2014 से। जो मेरी ज्वाइनिंग आई थी वो 2022 में आई थी। स्टार्टिंग मैंने किया 2014 से। तो ये 8 साल का सफर बहुत मुश्किल रहा, काफी अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जो गलतियां मैंने की हैं वो नए एक्सटेंड ना करें, उनसे सीख लें और जल्दी से जल्दी यार सिलेक्शन ले लें और इंडिपेंडेंट हो जाए अपनी लाइफ में। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपके सफर की। ठीक है, तो शुरुआत से ही करते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई, ग्रेजुएशन में क्या? अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं सर, तो मेरी स्कूलिंग हुई थी विद्या भारती के स्कूल होते हैं, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर। हमारे फैमिली में ही सभी यही एक ट्रेंड है कि पहले शिशु मंदिर जाएगा फिर विद्या मंदिर जाएगा। प्योर हिंदी मीडियम से मैं था। 12th मैंने करी 2010 में करी मैंने। स्कूलिंग के बाद 2010 में सर ये ट्रेंड चला था कि जो फैमिली में एक ट्रेंड होता है कि यार अच्छी ग्रेजुएशन कर लो तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 2010 में जब मैंने ग्रेजुएशन की बात आई तो सबने बोला बीटेक कर लो यार, अच्छा स्कोप है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वेल सेटल्ड हो जाओगे। तो 2010 में मैंने बीटेक किया। 2010 से 2014 तक मैंने बीटेक किया। ठीक है, बीटेक करने के बाद फिर ये सफर कैसे शुरू हुआ एसएससी वाला? अगर बात करूं मैं एसएससी के सफर की, तो मेरी लाइफ में जो चेंजिंग मोमेंट आया वो 2012 में आया, जब मेरे कजिन है वो एक्साइज इंस्पेक्टर बने। 2012 में वो एक्साइज इंस्पेक्टर बने, तो उन्होंने वर्दी में मेरे को फोटो दिखाई। तो उससे मेरे को यार बहुत मोटिवेशन मिला। मैंने कहा यार ये भी सही है, इसमें भी अब अच्छी जॉब है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे आप और अच्छी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है। तो वहां से मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने जो एग्जाम सेट था, पेपर था, वो मेरे को दिखाया कि ये आता है। तो उसमें मैंने देखा यार ये तो मैं भी कर लूंगा और वर्दी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। तो वहां से मेरा 2012 से फिर मेरे को लगा कि यार जैसे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी है मेरे को एसएससी की तरफ जाना है। फिर आपने कोचिंग लिया, कैसे शुरुआत, पढ़ाई की कैसे शुरुआत? 2014 में जब 8th सेमेस्टर था तब मैंने एक रफली कोचिंग, मतलब मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही थी और रफली मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि एसएससी में जाना है मेरे को। तो वहां से मेरा सफर चालू हुआ। 2014 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगते हैं। तो रफली था, तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं, सेल्फ प्रिपरेशन करी जितनी हो सकती थी और मैं 2014 का मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फिर अभी कितने अटेम्प्ट दिए आपने? अगर फाइनल अटेम्प्ट की बात करूं तो काफी अटेम्प्ट लगे। 2014 में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2019 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहा जिसमें मेरे को सिलेक्शन मिला। कितने? तो 2014 से लेके 2019 तक मेरा छठा अटेम्प्ट था जिसमें मेरे को सिलेक्शन। अटेम्प्ट आपने सीजीएल में दिए और एक जॉब सिक्योर करने के लिए। और कौन से एग्जाम दिया? और एसएससी के एग्जाम देता था। 2015 में मैंने एनटीपीसी भी दिया। और एक स्टेज ऐसी आई मेरी कि मेरे को लगा यार एसएससी गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं,
एसएससी मेरे बस की बात नहीं है, एसएससी में मेरा होना नहीं है कुछ भी। फिर मैंने स्टेट के भी एग्जाम देने स्टार्ट किए। स्टेट का होता है यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी के बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पे एक एग्जाम होता है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसका मैंने पहले अटेम्प्ट में ही वो क्लियर कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां भी मेरे को मतलब वो आगे जाके एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फिर वापस मेरे को एसएससी में आना पड़ता है। अच्छा आप ये बताओ, आपका बीटेक का बैकग्राउंड है तो हाँ। मैथ वगैरह तो आपको पहले से ही सही हाँ, मैथ्स तो मेरा अच्छा था, बस एक बार पॉलिश होनी थी। अगर मैं बात करूं नंबर की तो 200 में से 170 175 लायक मेरे नंबर से, बस पॉलिश करना है जिससे स्कोर मेरा बढ़ सके। इंग्लिश में मेरे को काफी दिक्कत हुई क्योंकि मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा शुरू से। एक्चुअली मेरे को बीटेक में भी काफी परेशानी, क्योंकि बीटेक तो इंग्लिश में ही होता है सर, तो वहां भी मेरे को काफी फेस करना पड़ा ये। लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया। मुझे लगा कि एक बार मेहनत लगेगी अच्छे से, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि यार देखो सब्जेक्ट की तो दिक्कत हो नहीं सकती, आप या तो डायरेक्शनलेस होंगे या फिर कुछ गलत चीजें ऐसी कर रहे होंगे तैयारी के दौरान जिसकी वजह से इतना समय लगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाली अगर कोई बात होगी इंग्लिश या मैथ की तो 8 साल बहुत होते हैं, 1 साल में तैयार हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। हाँ। ऐसी क्या आपकी गलतियां रही बड़ी बड़ी जो आपने अपनी तैयारी के दौरान करी? सबसे बड़ी गलती मेरी, सबसे मैं जो मानता हूँ सबसे बड़ी गलती मैं अपनी मानता हूँ, होता क्या है सर, अगर किसी स्टूडेंट की मैथ अच्छी है इंग्लिश वीक है, या इंग्लिश अच्छी है मैथ्स वीक है, तो जो चीज हमें आती है उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। अगर मेरे से बोलोगे यार 4 घंटे मैथ्स पढ़नी है तो मैं पढ़ लूंगा। अगर ये मेरे को बोला जाएगा कि 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, तो मैं थोड़ा स्ट्रगल होगा कि यार 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। तो जो चीजें आती हैं वो पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया कंपेयर टू इंग्लिश, जबकि मेरी वीकनेस थी इंग्लिश। मेरे को जो काम करना था वो इंग्लिश पे करना था। दूसरी मैं बोलूंगा यार, जब मेरे को पता है कि वो मेरा सब्जेक्ट कमजोर है तो एक गाइडेंस की जरूरत रहती है, एक अच्छे टीचर की जरूरत रहती है। मुझे लगा कि मैं सेल्फ से स्टडी करके कर लूंगा, जबकि मैं बिल्कुल गलत था। आपको अगर लगता है कि यार नहीं होगा तो आप जाके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एक टीचर की जरूरत होती है, वो आप बता देगा कि यार सिलेबस ऐसे कंप्लीट करो, इस डायरेक्शन में काम करो। हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी से, तो मैं रिकमेंड करूंगा यार, अगर आपको कोई अगर मैथ्स वीक है या इंग्लिश वीक है तो एक बार आप जरूर कोचिंग ले लें। आपके सफर की अगर बात करें तो एक एस्पिरेंट इतने सारे साल तैयारी करता है किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो क्या क्या परेशानियां झेलता है वो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, आपको प्रेशर भी होता है, फैमिली का प्रेशर भी होता है, फिर आपके क्या होते हैं रिश्तेदार आ जाते हैं बीच में कि लड़का बीटेक करने के बाद, बीटेक जैसे डिग्री करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वहां भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो प्रेशर आपके माता पिता पे पड़ता है, तो हाँ, वो आपको प्रेशर डालता है। हाँ, वो प्रेशर तो बिल्कुल वो आपने क्या सही रही बोला। आपके जर्नी में? देखो, ये तो मैं समझता हूँ एसएससी में जितने सेलेक्ट हुए होंगे सबने ही फेस किया होगा लगभग। एक तो स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा, जब आपका सिलेक्शन 2-3 बार में नहीं होता तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वो आपको हेल्थ भी इश्यू होने चालू हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है। वो सब मेरे साथ हुआ। जब 1-2 साल तो आपके माँ बाप सपोर्ट करते हैं अच्छे से। अगर मैं सही बताऊं तो फाइनेंशियली मेरे को कभी बर्डन नहीं आया, कभी प्रेशर नहीं आया। लेकिन खुद से ही लगता है यार क्या कर रहा है तू, कर क्या रहा है, इतने साल हो गए फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत दिक्कतें आती है कि यार इतने साल के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो खुद ही रियलाइज होना चालू होता है कि यार ये गलत है। कैसे अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे, क्या सोचते थे उस टाइम? मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था। एक्चुअली मैं 2016 के फाइनल तक पहुंचा, 2018 के फाइनल तक पहुंचा। अब जब 18 तक फाइनल तक आ गया, या जब 2 बार मैं फाइनल तक आ गया, तो मुझे भी लगा था यार अगर थोड़ी सी कमी है वो अगर इम्प्रूव हो जाए तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाना है। एक तो ये चीजें काम करी। दूसरी यार कि यार इतना आगे तक अब आ चुके हो आप, तो पीछे लौटने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा मोटिवेशन ये था। और तीसरा सबसे बड़ा था यार, अपने पेरेंट्स सबसे बड़े मोटिवेशन रहते हैं सबके लिए। मैं तो बोलता हूँ यार, पेरेंट्स की तरफ देख लो। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं, जब भी कहती थी कि मेहनत कर लो, तुम्हारा काम हो जाए हमारा नाम हो जाए। उनका ये डायलॉग रहता था मेरी मदर का, कि तो बस मदर फादर ने मोटिवेट किया, उनकी तरफ ही देखता था कि एक दिन तो मैं उनको प्राउड कराऊंगा, प्राउड फील कराऊंगा। और मदर का यही था कि अच्छे से मेहनत करनी है और और सफलता सफलता पानी है। ओके।
अगर जैसे मैं वो आपको समय के पीछे लेके जाऊं, आज मैं बोलूं कि आज के दिन ही आप बीटेक करके बाहर निकल रहे हो कॉलेज से, हाँ और आपको सीजीएल की तैयारी करनी है, ठीक ठीक। और 2024 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, हाँ तो आप कैसे शुरुआत करोगे, किन किन गलतियों से बचोगे, क्या चीजें आप जो पहले करी थी वो नहीं करोगे इस बार, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लोगे? सबसे मैं बताना चाहूंगा यार, जब कोचिंग ली थी मैंने 2015 में, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं थी, उसमें एक ही कोचिंग थी और उसमें ही चारों सब्जेक्ट वो पढ़े थे, तो उसमें सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। सबसे मैं बोलना चाहूंगा जो नए एस्पिरेंट है, सब्जेक्ट वाइज कोचिंग लें, ऐसा नहीं लें कि एक ही इंस्टीट्यूट में आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, वहां सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। सब्जेक्ट वाइज आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। दूसरा, 3 मेन फंडे हैं, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्किप कर सकते हैं, स्किप करने की सोचना भी मत, क्योंकि अब तो जीएस प्री में भी आ रही है और सेम ही मेंस में आ रही है। ठीक, स्किप करने का सोचना भी मत। और तीसरा, कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए। कंसिस्टेंसी के बिना आप एसएससी में जॉब नहीं पा सकते। और वीकली मॉक टेस्ट, आपको वीकली मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। 3 चीजें हैं, सिलेबस कंप्लीट और कंसिस्टेंसी रह के पढ़ाई करना और रिवीजन करना, और तीसरा वीकली मॉक टेस्ट। ओके, अगर जैसे आपके मैथ की हम बात करें तो मैथ में आपके 200 में से 200 नंबर आए। हाँ, मैथ तो आपका तगड़ा, वो ये जर्नी में मेरा सबसे अच्छा बस पॉइंट यही है कि हाँ, मैथ्स में 200 में से 200 थे। तो मैथ से जिन बच्चों को डर लगता है, मैथ की जो तैयारी नहीं हो पा रही उनसे, मैथ में उनके सवाल नहीं बन पा रहे, मैथ को लेके वो डरे हुए हैं कि यार मेरा मैथ गड़बड़ है, सीजीएल नहीं होगा, देखो तो कैसे शुरू करें मैथ? देखो, जो डरे हुए हैं मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, आप 10 दिन कुछ ना पढ़े, मैथ्स ना पढ़े, 11वें दिन मैथ्स पढ़ने बैठे, मैं लिख के देता हूँ, आपकी स्पीड भी गिर जाएगी, एक्यूरेसी भी गिर जाएगी। और अगर आप 10 दिन 100 सवाल डेली लगाएं, 1000 सवाल हो गए, 11वें दिन आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा कि यार अब मैथ्स में कुछ है। आप 10 सवाल लगा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो ये तो यार कोई बात अच्छी नहीं रही, है ना। 10 सवाल डेली लगा रहे हो, 20 सवाल की मैथ अच्छी नहीं है, भाई मैथ अच्छी होगी भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज पहले दिन ही 100 सवाल लगा लें, पहले दिन 40 से शुरुआत करें, 45 से शुरुआत करें, 50 ले जाएं, 60। आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, एक दिन में मैंने 300 350 सवाल लगा रखे, एक तो दिन में। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, मैथ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आप खुद ही कैलकुलेशन और एक्यूरेसी खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। और आपका कॉन्फिडेंस है, देखो कॉन्फिडेंस का खेल है, और कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे वो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा एग्जाम में। तो मैथ्स में तो मैं क्या करता था, जब आपने पूछा है तो मैं अच्छे से बता देता हूँ। जैसे A4 साइज पेपर लिया मैंने, वो 2 पोर्शन कर लिए, ऊपर क्वेश्चन नंबर लिख दिया कि 1 से 60 तक करना है, टाइम लिख दिया 60 क्वेश्चन 60 मिनट। ठीक है, 1 सवाल 2 सवाल मैंने लगाने चालू किए, जो नहीं आया मैं उस पर अटका, गोला मार के आगे बढ़ा। मेरे को ये था कि बेशक सवाल छूट जाए, लेकिन 60 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे ही मैंने फिर 100 सवाल, 120 सवाल 2 घंटे, फिर मैंने टाइम क्वेश्चन बढ़ाता गया और टाइम कम करता गया। तो उससे क्या हुआ, मेरी स्पीड भी बढ़ी और एक्यूरेसी भी बढ़ी। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इतनी तो आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे मैथ्स में। इनके 200 में से 200 नंबर आए हैं सीजीएल में, तो इनके एक डिटेल स्ट्रेटजी हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर पूरा प्रॉपर 10-20 मिनट का, जिसमें डिटेल में समझा देंगे, वो हम डलवा देंगे यूट्यूब चैनल पर। तो उसका अगर ये बाद में इंटरव्यू देख रहे हो आप, तो वो वीडियो आ चुका होगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप जाके चेक कर लेना, नहीं तो फिर आ जाएगा 1-2 दिन में, वो वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो मैथ की बात हो गई, और मैथ की अपन डिटेल स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, वो तो मैं बता दूंगा, उसमें काफी अच्छी चीजें बताई है कि मैंने मैथ्स में कैसे 3 सेक्शन में डिवाइड करके फिर तैयारी करी। ऐसी बात नहीं कि मैंने मैथ्स अच्छी थी तो तैयारी नहीं की। एक होता क्या है कि 170 180 तो बहुत ला रहे हैं, लेकिन एक बार पॉलिश हो गई तो वो ही स्कोर बढ़ जाता है ज्यादा। ओके, तो अभी जीके जीएस की बात करें, उसका भी वेटेज बढ़ गया है, तो सीजीएल 2024 वालों को अभी से जीके जीएस कहाँ से तैयार करना? जीके जीएस पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि पहले तो मैंने बहुत रफली पढ़ा था कि यार मैथ्स अच्छी है, हो जाएगा। तो जीएस बहुत रफली पढ़ा, लेकिन बाद में मेरे यहाँ पे आया मुखर्जी नगर, कोचिंग ली, और मैं कहना चाहूंगा यार जीएस बोरियत देती है, लेकिन वेटेज अच्छा खासा है। एक बार अच्छे से सिलेबस जरूर कर लेना। जीएस का ऑब्जेक्टिव मत कर लेना कि ऑब्जेक्टिव कर लिया, पता चला 10 दिन बाद आप भूल गए, क्या फायदा है। आपको सब्जेक्टिव करना पड़ेगा अच्छे से। देखो जीएस में मैं बात करूं, पॉलिटी आसानी से याद हो जाती है,
उसके आर्टिकल आते हैं वो पूछे जाते हैं। हिस्ट्री आसानी से याद हो जाती है। मैंने फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई, जब मेरा जो हाईएस्ट था 2017-16 तक वो था 50 में से 6 नंबर, और मैं उसको लेके गया 26-27, जो मैं मानता हूँ काफी मेहनत करी मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने सारे सब्जेक्टिव किया। सब्जेक्टिव कैसे किया? जो इजी था, जो मेरे को अच्छे से याद हो जाता है, वो मैंने सब्जेक्ट पहले उठाए। सबसे पहले मैंने उठा पॉलिटी, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल के, वो मैंने लगा दिया। हिस्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वार के आते हैं, युद्ध के आते हैं, आपके सन पूछी जाती है, डायरेक्ट आते हैं। तीसरा मैंने पढ़ी थी साइंस। साइंस भी 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सबसे पहले पढ़ी थी मैंने फिजिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था। फिर पढ़ी थी मैंने बायो, और फिर पढ़ी थी मैंने केमिस्ट्री। ठीक, उसमें सारे आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूले भी आने चाहिए, सारे फॉर्मूले की केमिस्ट्री में किसका फॉर्मूला क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये कहाँ से पढ़ा साइंस? साइंस मैं पढ़ा, मैंने कोचिंग ली थी वहां पे, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो। देखो कंटेंट तो बहुत है, पर पढ़ने की कमी है। मैं ये कहना चाहूंगा, अच्छे से पढ़ोगे तो कंटेंट तो बहुत मिल जाएगा। आप साइंस की वीडियो डालो, 1000 वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट कवर करने। देखो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो इकोनॉमिक्स मैंने साइड सबसे लास्ट में ली कि 1-2 क्वेश्चन आता है, हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स मैंने सबसे लास्ट में ली। मैं बात करूंगा करंट की। करंट में मैंने पहले क्या किया था, पीडीएफ डाउनलोड करके उनको लिखता था। फिर मेरे को लगा यार ये तो काफी टाइम टेकन प्रोसेस है। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब पे वीडियो वॉच करनी चालू करी। और वीडियो आजकल तो यूट्यूब पे ये भी है कि आपको जैसे नेक्स्ट क्लास होगी तो पहली क्लास का रिवीजन कराते हैं, कई यूट्यूबर्स हैं। तो आप ऑनलाइन देखो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन चीजें, अगर मैं बात करूं, आप 20 साल पहले पिक्चर देख के आए तो 20 साल पहले की पिक्चर अब भी याद होगी आपको। तो ऐसे ही यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं वो जल्दी याद होता है। ओके, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी रही इंग्लिश। आप हिंदी मीडियम से आपका स्कूल हुआ, बीटेक में भी आपने स्ट्रगल किया इंग्लिश के लिए, है ना? तो इंग्लिश को जो बच्चे आपके जैसे हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी बेल्ट है जो यूपी, बिहार, हरियाणा, उनको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो उन बच्चों के लिए बताओ, इंग्लिश का डर कैसे दूर हो? इंग्लिश का डर कैसे दूर हो, ये तो आपने बहुत बुरे दिन की याद दिला दी। मैं बोलना चाहूंगा बहुत पुराने दिन, जब 2015 में, मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा कि 2015 में मैंने हुआ अटेम्प्ट। इंग्लिश में इतना ध्यान नहीं था कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स छोड़ दिए मैंने कि यार तुक्के हो जाएंगे, लग जाएंगे। 2016 में भी मेरा यही था कि तुक्के लग जाएंगे, हो जाएंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स। फिर जब 2015, 16, 17 मुझे लगा कि यार अब ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मेरे फादर को सब पता है। अब आपके माँ बाप आपसे ज्यादा जानते हैं आपको। तो मेरी मदर और फादर कहते थे यार एक बार कोचिंग ले ले, तेरा मैथ्स तो सही है लेकिन इंग्लिश बहुत तेरी वीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो तेरे को इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। मैं बोलता था अरे यार मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगा, मैं अपने से कर लूंगा, मेरे को सब आता है। तो मैं यहाँ से बोलना चाहूंगा एक्सपीरियंस से, अपने माँ बाप की बात जरूर माने। अगर वो गाइडेंस दे रहे हैं तो आपके भले के लिए दे रहे हैं। जब सब मैं हार गया, 2017 भी खत्म हो गया मेरा, 2018 में मैं आता हूँ मुखर्जी नगर कि भाई अब के तो अगर एसएससी करना है तो इंग्लिश पे तो काम करना पड़ेगा। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा क्रिस्टोफर फिनिक्स सर को। अगर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो मैं जरूर उनसे मिलूंगा। शायद मुझे पहचानते हो या ना हो, 6 साल पहले की बात है, 2018 की बात है। जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट है, यूपी, बिहार, हरियाणा, वो इंग्लिश से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपको इंग्लिश में कैसे इंप्रूव करें या कोई कोचिंग बताएं, तो मैं क्रिस्टोफर सर की बोलता हूँ। उनकी मिठाई भी पेंडिंग है, उनकी मिठाई भी लेके आनी है मेरे को। तो एक तो सबसे पहले, जहां मेरा 2017 तक वोकैब में बिल्कुल जीरो था, मैं नील था, तुक्के मारा था, सबसे पहले मैंने वोकैब पे काम किया। आपको वोकैब पे काम करना पड़ेगा। वोकैब पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस बनना चालू हो जाएगा कि यार वोकैब अच्छी है। तो वोकैब से बहुत चीजें इंप्रूव होती हैं। अगर आप पैसेज में पढ़ रहे हो तो वहां भी वोकैब आती है। अगर सपोज करो उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, हमारा हिंदी मीडियम का क्या रहता है, हमें सब हिंदी में चाहिए, इसका क्या मतलब है हिंदी में, ये दिक्कत रहती है। तो आपकी वोकैब अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वो पैसेज में भी काम करता है और एरर में भी काम करता है, सब जगह काम करता है। तो वोकैब पे काम करें। दूसरी चीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये 4-5 चीजें ऐसी हैं, 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, कोशिश करना कि यहाँ गलत ना हो एक भी क्वेश्चन। ये यहाँ आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं गलत कर दोगे तो फिर आपके एरर, क्योंकि हम लोग तो अगर आपका सही सेंटेंस लिखा है ना तो उसमें भी एरर ढूंढ लेते हैं, तो वहां भी गलती होंगी, पैसेज में गलती होंगी। तो अपनी 5-6 टॉपिक ऐसे रखो कि यार यहाँ से आया तो मुझे करना ही करना है। मैं जब क्या करता था, जब मैं यहाँ आया क्रिस्टोफर सर के पास आया कोचिंग ली, फिर मैंने एक टाइम टेबल बना लिया इंग्लिश का कि भाई इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। 1.5 घंटे में सुबह उठते ही वोकैब, छत पे चला जाता था मैं, और 1.5 घंटे वोकैब, 1 वर्ड करने डेली, इडियम फ्रेज करनी और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने, 3 चीजों में डेली करता था। अगले दिन जब करता था, जो पहले जो दिन पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेता था। तो 1.5 घंटे सुबह उठते ही, बोला जाता है कि सुबह का याद अच्छा होता है, तो मैंने वो काम बहुत किया है। 1.5 घंटे, मतलब इंग्लिश ने तो मेरे को खून के आंसू रुला दिए बहुत ज्यादा। ओके, तो फिर फाइनली आपका 2019 में टैक्स असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया। हाँ, अभी टैक्स असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं हाँ कि जो बच्चे टैक्स असिस्टेंट बनेंगे आगे चल के, उनको पता होना चाहिए कि उसमें क्या काम होता है, आपकी कितनी सैलरी है, ठीक है, काम क्या करना पड़ता है, कैसा ऑफिस होता है, ये सब थोड़ा बताओ। टैक्स असिस्टेंट की बात करूं तो मैं मुरादाबाद में पोस्टेड हूँ, लखनऊ जोन में आता है। 3 तरह की सिटी होती है, XY Z, तो ये वाई सिटी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे HRA 18%, अब तो 2% बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा। सैलरी की बात करूं तो यहाँ आपको 40 से 42,000 के बीच अराउंड आपको मिलती है स्टार्टिंग में, ठीक है। काम की बात करूं तो बहुत बेसिक सा काम है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को दिया गया डाक रिसीव का, डाक डिस्पैच का। तो डाक रिसीव में क्या होता है कि आपको डाक आती है, आपको रिसीविंग लेटर रिसीविंग में आपको चढ़ाना होता है, और डिस्पैच में आपको वो भी डिस्पैच रजिस्टर होता है, उसमें डिस्पैच करके आपको एंट्री करनी होती है। आपको रजिस्टर मेंटेन रखने पड़ते हैं, बस ये काम है आपका। कभी कभी यार ड्राफ्टिंग का भी काम आपको करना पड़ सकता है। ड्राफ्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि प्रॉब्लम वो इंग्लिश में होती है वो ड्राफ्टिंग। अब हमें हिंदी मीडियम के, तो शुरू में तो दिक्कत आई थी, अब तो खैर आदत हो गई है, अब तो मैं ड्राफ्टिंग आसानी से कर लेता हूँ। ये सारे जो वर्ड एंटोनिम सिनोनिम्स SSC में पूछे जाते हैं, ये सारे यूज होते हैं आपके ड्राफ्टिंग में। जितनी भी ड्राफ्टिंग आपको, सपोज करो कोई डाक आई, उसका सर बोलेंगे कि रिप्लाई बना के सेंड करो लोकेश, तो आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। मैं आपको ये गाइडेंस देना चाह रहा हूँ, नए एस्पिरेंट आने वाले हैं जो ज्वाइन करेंगे, यार सीख लेना, ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, चलिए, लगभग सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ ऐसी बातें छूट गई हैं, या फिर जो बातें आप करना चाहते हो एस्पिरेंट जो 2024 वाले आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या लास्ट में क्या मैसेज दोगे आप? सबसे बड़ा मैसेज तो ये मैं बोलूंगा कि यार जो ज्यादातर क्वेरी आती है मेरे पास, फ्रेशर कम आते हैं, जो 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं वो ज्यादा आते हैं। तो वो बोलते हैं भैया आप इंस्टाग्राम पे आओ। मैं यार इंस्टाग्राम तो मैं यूज करता नहीं हूँ, मैंने आईडी बनाई इसलिए बनाई कि ज्यादा स्टूडेंट तक मैं पहुंच सकूं, लेकिन मैं मना करूंगा कि यार इंस्टाग्राम आप ना चलाएं, सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें, ठीक है। मैं ये बोलूंगा तो सोशल मीडिया से जितना रहे, इंस्टाग्राम स्टूडेंट के लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। दूसरा मैं बोलूंगा जो 3-4 साल से जो तैयारी कर रहे हो, फाइनल तक पहुंच चुके हैं, आप बस 2 कदम दूर हैं। आपका बस किसी बार अच्छे से एग्जाम जो पढ़ा है वो आ जाएगा और आप उधर पहुंच जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेस की बात करूं तो यार स्ट्रेस तो सबको ही होता है। मैं अपने स्ट्रेसिंग डेज की बात करूं, अगर मुझसे 2019-20 में जब कोरोना आया उसके बाद अगर मुझसे ये कोई पूछ लेता है कि क्या चल रहा है लोकेश, तो मेरे 2 दिन खराब हो जाते थे। स्ट्रेस इतना बढ़ गया था, वहां तक कि मेरे को एडमिट कराना पड़ा था। अगर मैं कुछ भी खा रहा हूँ वो वापस आ गया था, मतलब इतना डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, इतना मेंटली स्ट्रेस, बाल भी सारे उड़ गए थे और काफी स्ट्रेस देखा। तो ये सबकी लाइफ में होता है, लेकिन सारी चीजें अगर सही दिशा में मेहनत करी जाए और सही डायरेक्शन में आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो सारी चीजें आपके फेवर में होती हैं और सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो थैंक यू लोकेश भाई, आप यहाँ पर थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं साथियों आपको लोकेश भाई की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इन्होंने इतना जो स्ट्रगल करा है वही सारी चीजें आप सबके सामने रखी हैं कि आपको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, ठीक है। जो चीजें उन्होंने बताई उनसे आपको भी बच के रहना है, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया से दूर रहो। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए फिर आप फ्री हो,
आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो, जो भी इंटरटेनमेंट करना आपको करो, पैसे भी आपके अकाउंट में आ आपने रहे हैं। बोला कि इंटरटेनमेंट, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने तैयारी के दौरान जब स्ट्रेस बढ़ जाता था तो एक रिफ्रेशमेंट के लिए मैं क्रिकेट मैंने कभी नहीं छोड़ा। अब भी मैं घर जाता हूँ तो सीधा मैदान में ही जाता हूँ। क्रिकेट मेरा ये था कि यार आप कितना पढ़ सकते हो, आपको रिफ्रेशमेंट तो चाहिए। तो क्रिकेट मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे में बिल्कुल निकालता था कि यार एक रिफ्रेशमेंट हो जाए कि हाँ लाइफ में कुछ और भी चीजें हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।